Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका जनरल स्टडीज़ का सेक्शन है एफसीआई के लिए। इसमें हम ये आपका टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 मैं आपका ले चुका हूँ, अगर आपने वो अटैम्प्ट नहीं किया है तो जाके कर लेना। गोल्डन बुक में मैंने आपको हिस्ट्री का फेज़ 1 वाला जो है टेस्ट ले लिया है, ये आपका फेज़ 2 का टेस्ट है। ठीक है, अगर आपने फेज़ 2 का मैंने देखो ये सारा रिवाइज़ करवा दिया है। जो 1 टू 26 या 27 डेज़ के टारगेट है, सारा कुछ आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं किया तो कर लेना चाहिए आपको एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आपको मैंने बोला भी था कि मैं जैसे ही एक 30 डेज़ के टारगेट हो जाएंगे मैं धुआंधार तरीके से आपको चीज़ें कराऊंगा फिर। तो अब क्या करना है आपको, ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट करना है। पहले रूल बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आपको जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसको पॉज करना है, उसका आंसर देना है और खुद से एक बार देख लेना आपने क्या आंसर दिया है, फिर उसका चेक कर लेना वीडियो ओपन करके कि हाँ भाई मैंने करेक्ट दिया है या रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है, एक काम ये करना है। दूसरा, आपको जितने भी फिर आपका फाइनल राइट जितने भी हों, रॉन्ग जितने भी हों, क्वेश्चन अपना नीचे कमेंट करके बताना आपने इतने राइट किए हैं, इतने रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, जिससे कि मुझे आइडिया पता चल जाए कि भाई क्या कुछ आप पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, है ना। उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर आगे के डेज के जो टारगेट हैं उनमें ऐसा रिवाइज करूंगा कि भैया आप जो है उनको फिर से हिस्ट्री का फेज 2 रिवाइज कर पाओ, है ना। ऐसे कर तो लेना चाहिए था, मैं 2-3 बार करा चुका हूँ। अब ये जो है आपका हिस्ट्री फेज 2 का जो मॉड्यूल 2 है, बेसिकली जो हिस्ट्री का मॉड्यूल 2 है वो दोनों ही फेज के लिए है। ये मॉड्यूल 2 की थ्योरी का हम आज जो है टेस्ट लेने वाले हैं और जो मॉड्यूल 1 है उसका मैं ऑलरेडी आपका टेस्ट ले चुका हूँ एंड इसके बाद में मॉड्यूल 3 का लूँगा या फिर हो सकता है कि मिसलेनियस भी ले लूँ, है ना। तो अभी तक के जितने भी डेज़ के टारगेट है वो पूरे करके रखो। जिनको गोल्डन बुक के बारे में नहीं पता, आप जा करके पिंड कमेंट में है, मैंने सारी बातें बता रखी हैं उस बुक में क्या कुछ है। उसे आप सिर्फ मोबाइल ऐप से एक्सेस कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, लेने वाले हो ये बुक, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट करो। अब क्या है यार कहानी, ये देखो टेस्ट नंबर 2 है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे विंडोज़ ऐप का। हाँ, विंडोज़ ऐप वाले जो बच्चे हैं उनका इश्यू आ रहा था क्या, हाँ, एक एरर वाला ऑप्शन है ना, वो पीडीएफ ओपन करते ही एक एरर शो हो रही है। तो उसका क्या करना है कि आपको, मैंने डेवलपर को बोल दिया है, मंडे तक आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड कहानी अब जो है शुरू करते हैं। जिन जिन बच्चों को इश्यू है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यार, खैर ये जो है ये टेक टीम वाले ही करते हैं, मेरे बस का तो है नहीं टेक्निकल वाला चीज़ फिलहाल। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन है, आपको नंबर भी दिया हुआ है वैसे टेक्निकल टीम का, अगर आप देखोगे ना वो अपने ऐप के अंदर, और उसमें एक पीडीएफ पड़ी है लैपटॉप के अंदर जाके, सॉरी मोबाइल ऐप में ही आपको वो एक फोल्डर है, तो वहाँ से जाके आप टेक टीम का नंबर भी निकाल सकते हो, या मैंने टेलीग्राम पे ही बता दिया उसका नंबर। तो ठीक है, चलो अब क्या है, हु कॉइन्ड द टर्म हिंदुस्तान। अब देखो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, पॉज करो फटाक से। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए कि भैया हिंदुस्तान टर्म को कॉइन किसने किया। तो अमीर खुसरो ने, मिनहाज ई सिराज ने, अल इदरीसी ने, या फिर नोटा। नोटा इज व्हाट, इट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर वाले कोई भी नहीं। तो अगर हम हिंदुस्तान टर्म की बात करें ना, तो ये था मिनहाज ई सिराज, जिसने की एक बुक लिखी थी पर्शियन, ये एक पर्शियन ट्रैवलर था, इसने पर्शियन में जो है अपनी एक बुक लिखी पर्शिया की लिपि में। तो उसमें इसने जो है पंजाब का जिक्र किया, पंजाब का इसने जो है यहाँ पे घूमा था, पंजाब में, हरियाणा में, गंगा नदी के बारे में इसने लिखा हुआ है, तो घूमा ही होगा जब लिखा है तो। इसके बाद यमुना नदी के बारे में भी लिखा है, तो गंगा यमुना ये वाला जो पूरा एरिया था, पंजाब हरियाणा गंगा यमुना, इस एरिया को इसने बोला कि ये हिंदुस्तान है ना। तो हमने भी फिर इसको जो है फिर धीमे धीमे आपका वो चलन में आ गया, बिकॉज पर्शिया से कई सारे इन्वेडर्स आए, उस तरफ से लोग आए, अरेबिक लोग आए, तो फिर ये हिंदुस्तान के नाम से ही जो है आपका प्रसिद्ध हो गया। फिर हम भारतवर्ष को जो है हिंदुस्तान के नाम से जानने लग गए। ठीक है, तो उसके पीछे कौन है, ये मिनहाज ई सिराज, पता होना चाहिए, ये आपको मैंने बुक में भी लिखा हुआ है। याद है ना, जहाँ पे हमने बात करी है इसकी, अल इदरीसी की बात करी। अल इदरीसी बताओ, ये अरेबिक था। ठीक है, ये क्या था, अरेबिक कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो मैप्स बनाते हैं, जोग्राफिकल एरिया डिटरमाइन करते हैं। अमीर खुसरो के बारे में तो पता ही होगा। चलो एक अच्छी सी बात बताओ अमीर खुसरो के बारे में, कोई एक फैक्ट बताओ नीचे कमेंट करके। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, By which term were the special slaves purchased for military were called under the rule of इल्तुतमिश। अच्छा क्वेश्चन बनाया ये तो मैंने। बताओ जरा, इल्तुतमिश के रूल के अंदर जो स्पेशल स्लेव्स खरीदे जाते थे मिलिट्री रूल के लिए, उनको क्या बोलते थे। और ये इल्तुतमिश नहीं, जो भी सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत, उसमें उनको यही बोला जाता रहा है, यही टर्म का हमने यूज़ किया है। हमने क्या किया है, खैर उन्होंने ही किया है, जो सुल्तान हुआ करते थे। तो चलो खैर, आई गेस आपने पॉज करके आंसर दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना इकतार है, मुक्ति है,
बंदागंज है और नोटा है। नोटा तो नन ऑफ द एबव है, तो नन ऑफ द एबव आपका आंसर नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा ये बंदागंज। ठीक है, बंदागंज जो है बोला जाता था उन लोगों को जिनको स्लेव बना के लाते थे और फिर उनको मिलिट्री में डाल देते थे। अब भैया ये कौन है इक्तादार? हाँ, इक्तादार वो हुआ करते थे जो इक्ता वसूल करते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? इक्ता। इक्ता बेसिकली क्या होता था ना, इक्ता होता था लैंड, जो भी लैंड होता था ना उसको बोलते थे इक्ता। और जो इस इक्ता को होल्ड करता था, यानी कि जो इस जमीन का जमींदार हुआ करता था एक तरीके से, उसको हम बोलते थे इक्तादार। इस इक्तादार का एक और नाम था, बताओ वो कौन सा था? इसी को बोला जाता था मुक्ति। ठीक है, इसका दूसरा नाम था, यानी कि इक्तादार या फिर मुक्ति इनको बोला जाता था। ठीक, कहानी क्लियर है? तो इक्तादार और मुक्ति बेसिकली एक ही चीज़ है, बंदागंज अलग चीज़ है। ये नोटा इज योर, नोटा तो खैर नन ऑफ द एबव भी है। अगले वाले क्वेश्चन पे आए। द टैक्स ऑन कल्टीवेशन विच अमाउंटेड 50% ऑफ द प्रोड्यूस वॉज कॉल्ड। अच्छा जी, तो जो 50, अब ये तो यार आप कर दोगे वैसे, 50% का जो प्रोड्यूस का, अब जैसे कोई भी कल्टीवेशन करी किसी फार्मर ने या पीजेंट ने, तो उसका क्या किया, 50% ऑफ प्रोड्यूस निकाल के चले गए। तो उसके ऊपर जो ये जो 50% लेके चले गए, ये वाले टैक्स को हम क्या बोलते थे? हम क्या बोलते थे? सल्तनत रूल में ये ऐसा था, इक्ता, खराज, मुक्ति या घेरवा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बच्चों खराज। ठीक है, खराज क्या हुआ करता था? खराज था वो कर जो कि आपकी कल्टीवेशन का 50% ले जाते थे, चाहे वो कैटल हो। ठीक है, कैटल्स को भी ले जाते थे, यानी कि जो भेड़ बकरियां होती थी उनको भी ये 50% उठा के ले जाते थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये हो गया। अच्छा, वैसे इसमें इक्ता बता दिया मैंने, मुक्ति बता दिया, और ये आपका घेरवा तो कुछ होता नहीं है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था बना के अपने मन से। चलो फोर्थ वाला देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट लाइज इन बिटवीन ऑफ कुतुब। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में एक पॉइंटर दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा। अगर एग्जामिनर का मन इधर उधर भटकेगा ना कि अच्छा सा टफ सा क्वेश्चन बनाते हैं जो कर ही ना पाए। कुतुब मीनार के बारे में आपको सब कुछ पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बुक में भी दिया हुआ है, गेस आपने रिवाइज कर लिया होगा, नहीं किया तो बता देता हूँ। 1192 में जो है इसका यहाँ पे बनाना इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसने 1192 में इसने स्टार्ट करा। और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है ना, हाइट है, वो कितनी है? 238 फीट है। 238 फीट है। और इसके बारे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें हमने किस सैंडस्टोन, किस कलर की सैंडस्टोन का यूज़ किया है सैंडस्टोन का, तो भैया रेड कलर की सैंडस्टोन का यूज़ किया है। तो कुतुब मीनार के बारे में आपको सब कुछ पता ही है। और क्या है भाई, आपका ये कौन सा था? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा की अगर हम बात करते हैं तो ये अलाई दरवाज़ा होता, अलाई दरवाज़ा आपका किसने बनवाया था? तो ये 13th सेंचुरी में 1311 को जो है इसका कंस्ट्रक्शन बनना स्टार्ट होता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने बनवाया था अलाई दरवाज़ा। अला कहाँ लिखूँ यार? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आई गेस आपने ये भी याद किया होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि भैया अब अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार के बीच कौन सा है, तो ये है आपका टूम्ब ऑफ सुल्तान बलवन। ठीक है, तो जो सुल्तान बलवन का टूम्ब है ये पड़ता है बीच में कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा अच्छे से। ठीक, इन विच ईयर हुमायूं विन बैक दिल्ली है, तो इजी क्वेश्चन हो गया। बताओ भाई हुमायूं ने जो है दिल्ली को वापस कौन से ईयर में जीत लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1555। ठीक है, आई गेस आपने आंसर कर भी दिया होगा। 1555 में इसने दिल्ली को वापस जीता। और अगर हम बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली को किसने जीता था मुगल सुल्तान में, तो बाबर ने जीता था। इसकी लड़ाई हुई थी लोधी के साथ 1526 ईयर में। ठीक है, तो ये कहानी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो दिल्ली सल्तनत में मुगल्स नहीं थे, है ना, दिल्ली में, बेसिकली दिल्ली सल्तनत तो अलग चीज़ है, दिल्ली में जो है कितने टाइम के लिए मुगल्स का रूल नहीं था? तो 1526 से 1540 तक तो रहा। इसके बाद में ये हुमायूं हार जाता है शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी का रूल चलता है 1540 से 1555 तक। यानी कि इन 15 साल में मुगल रूलर कोई भी नहीं था दिल्ली की गद्दी पे, ये शेरशाह सूरी था। इसके बाद ये 1555 में हुमायूं आक्रमण करता है। इसके बाद में जो है आपका ये मुगल डायनेस्टी इस पे कंटिन्यू करती है। तो अब अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नीचे आते हैं। सॉरी। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, हु कंस्ट्रक्टेड द कंदारिया महादेव टेम्पल। तो यहाँ पे कंदारिया महादेव टेम्पल किसने बनवाया? यहाँ पे पॉज करके आंसर बताना क्या होगा।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। राजराजा चोल, आदित्य चोल, थंगादेव या फिर देवपुत्र वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थंगदेव। ठीक है, तो याद रखिएगा जो थंगदेव हैं इन्होंने बनवाया था कांदारिया महादेव मंदिर, और इनसे रिलेटेड डायनेस्टी भी पूछी जाती है। ये चंदेल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी को? चंदेल डायनेस्टी। तो याद रखिएगा कि कंदारिया महादेव टेम्पल किसने बनवाया? चंदेल डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। नाम क्या था? थंगदेव। ठीक है, और नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजराजेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर है? और आपको ये भी बताना है कि राजराजेश्वर टेम्पल ये बनवाया किसने? ठीक है, बनवाया किसने? कमेंट करिए। लोकेटेड है ये आपका तंजौर में। ठीक है, तंजौर कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और इस टेम्पल का जो शिखर है वो काफ़ी ऊंचा है। आपने देखा होगा तंजौर का जो मंदिर है ना राजराजेश्वर, अपने आप में एक यार अद्भुत चीज़ है वो। इस टेम्पल को जब बनाया गया ना, तो इतनी ऊपर तक जो है वो जो पूरी शिखर है इसका, वो शिखर लगाने में इतनी ऊपर तक एक स्टीप जो है रास्ता बनाया गया था। यानी कि आप सोचो, ये एक टेम्पल है यहाँ पे, यहाँ तक, इसके लिए एक यहाँ से ऐसा रास्ता बनाया गया, बहुत दूर से लेके आए, जिस पे चल चल के यहाँ पे आप यहाँ तक पूरा ये इसका शिखर बनाया, फिर इस रास्ते को जो है तोड़ दिया गया। तो मतलब अपने आप में एक अमेजिंग चीज़ है। तो ये चीज़ है आपका राजराजेश्वर टेम्पल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चारूपल्लम विलेज, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये इससे ही रिलेटेड है। चारूपल्लम विलेज, अब यार ये तो मैंने ही बता दिया, कमेंट करके बताओ कहाँ पे होगा चारूपल्लम विलेज। तो ये है आपका तंजावुर में। ठीक है, तंजौर में या तंजावुर, जो भी आप बोलना चाहें, तंजौर। ठीक है, तंजौर में बेसिकली क्या था, ये जो चारूपल्लम विलेज है ना, मैंने आपको बताया एक रास्ता था, तो उस रास्ते को ही तोड़ करके वहाँ पे फिर एक विलेज सेटल हो गया। उस विलेज का नाम था चारूपल्लम विलेज। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना, ये अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होंगे तब ऐसा है। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस Q&A में तो दिए ही हुए हैं, है ना, तो उनको तो आपको करना ही है, Q&A वाले जो मॉड्यूल हैं। देन हौज सुल्तानी का कंस्ट्रक्शन किसने कराया? बताइए। इब्राहिम लोदी ने कराया, या फिर इल्तुतमिश ने कराया, अकबर ने कराया, या जहांगीर ने कराया? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, तो ये बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, कई सारे बच्चे इसका आंसर इब्राहिम लोदी को कर देते हैं, वो आंसर नहीं होगा, इल्तुतमिश जो है इसका राइट आंसर होगा। एंड आपका इससे रिलेटेड यार चलो छोड़ो यार, वो क्वेश्चन अब अगली बार के टेस्ट में ही डालूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछूंगा। 10th वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दिया हुआ है। देखो, हम्पी में कौन सा फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था? शिवरात्रि, नवरात्रि, दशहरा या होली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरात्रि। ठीक है, तो जो नवरात्रि है वहाँ पे हम्पी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था आउट ऑफ दीज। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज कॉल्ड गेटवे टू मक्का? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अर्लियर टाइम्स में, यानी कि पहले के समय में, अगर हम बात करें आपका मिडाइवल टाइम की, तो गेटवे टू मक्का किसको बोला जाता था? मौलीपट्टनम को, सूरत को, हम्पी को, या दिल्ली को? बताओ, इसका आंसर आपको कमेंट करना ही है। ठीक है, इसका फिलहाल राइट आंसर बताता हूँ, ये हो जाएगा सूरत। सूरत को बोला जाता था गेटवे टू मक्का, है ना, क्योंकि ये क्या था, ये जो भी वेस्टर्न ट्रेड वगैरह थी वो यहीं से की जाती थी, मुगल एम्पायर की भी। और ये कहाँ से होके जाते थे? तो गल्फ ऑफ ओरमज, इसके थ्रू जो है होकर के हम जाया करते थे उस समय। मसूलीपट्टनम तो आपका आंध्र प्रदेश के पास एक कोस्ट सिटी पड़ती थी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब पोर्टुगेज आए या फ्रेंच लोग आए या इंग्लिश लोग आए, तो ये कोस्ट से आए। मसूलीपट्टनम आंध्रा के कोस्ट पे पड़ता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी। हम भी तो पता ही होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। आप मुझे ये बताइए कि जो हम्पी सिटी है ये किसके बेसिन पे आपका सिचुएटेड है, और कब इसको फाउंड किया गया? तो फाउंड किया था 1336 में, और ये जो आपका कृष्णा तुंगभद्र बेसिन पड़ता है, कृष्णा तुंगभद्र तुंगभद्र बेसिन, ठीक है, कृष्णा तुंगभद्र बेसिन, उसके पास आपका ये हम्पी सिचुएटेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि हम्पी के फाउंडर कौन है ना? 1336 में फाउंड तो किया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तंजौर वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तंजौर कौन सी नदी के किनारे था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नोटा? नोटा इज व्हाट? नन ऑफ दीज। ठीक है, बताओ तंजौर किस नदी के किनारे पड़ता था?
तो तंजौर पड़ता था आपका कावेरी नदी के किनारे। अगर आपसे पूछ लिया जाए मसूलीपट्टनम किस नदी के किनारे था, तो मसूलीपट्टनम कृष्णा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद, ये भी आपको दिया हुआ है। हैदराबाद का फाउंडर कौन था? बुरहानुल मुल्क सदत खान, या निजामुल मुल्क असफ जा, या फिर फरुआ से सियाल, या फिर नोटा? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया बुरहानुल मुल्क सदत खान ये जो था ना, ये तो इसने वो फाउंड किया था, क्या बोलते हैं, अवध, है ना। मतलब बेसिकली अवध का फाउंडर, क्या फाउंडर तो नहीं बोलेंगे, अवध का एक तरीके से जब पहला, अगर हम ये बोलते हैं अवध का पहला अनेक्सर कौन था, तो वो था ये बुरहानुल मुल्क सदत खान। देन अगर हम हैदराबाद के फाउंडर की बात करें तो इट इज़ करेक्ट, आपका निजामुल मुल्क असफजा था। फारुआ सिहाल ये एक मुगल एम्परर ही था, ठीक है, मुगल एम्परर था बाद के टाइम का। ये नोटा तो खैर नोटा ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे कि नादिर शाह कहाँ का सुल्तान था। ठीक है, नादिर शाह कहाँ का सुल्तान था, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, खालसा वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, पता है ना आपका, सिखिज्म में हमें खालसा का जिक्र मिलता है। तो खालसा को यहाँ पे किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1699। किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है अपना 1699 में खालसा को स्टैब्लिश कर दिया। ये कहानी यहाँ तक आपको क्लियर है? आई गेस आपको कमेंट करके ही बताना है कि आपने कितने राइट किए कितने रॉन्ग किए। क्वेश्चन मैंने आज के काफ़ी जो है अच्छे उठा के लेके आया था। अब चलते चलते चलो दो चार बातें पूछ लेता हूँ आपसे मैं। आप ये बताइए मुझे, एक राजा था अनंत वर्मन, अनंत, ठीक है, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, ये कौन सी डायनेस्टी का था? चेला, चेरा, गंगा डायनेस्टी। अब मेरी राइटिंग बोल के कोई ये नहीं कहेगा गंदी राइटिंग है, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। चोला, चेरा, गंगा डायनेस्टी, या फिर नोटा? व्हाट विल बी योर आंसर? अनंत वर्मन किस डायनेस्टी का राजा था? तो ये था गंगा डायनेस्टी का। गंगा डायनेस्टी का एक ही राजा का हमें जिक्र मिलता है, दैट इज अनंत वर्मन। ठीक है, और आप ये बताइए मुझे कि सखूबाई, सखूबाई जो है वो महाराष्ट्र के कौन, अरे यार ये तो मैंने ही बोल दिया। ठीक है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी, ये रिलीजियस मूवमेंट में इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। और इनके अलावा चलो ठीक है, ये हटा देते हैं। अब अगला आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अद्वैत की जो फिलॉसफी थी, अद्वैत, अद्वैतिज्म पता है ना, अद्वैत की फिलॉसफी किसने दी सबसे पहले? ये आप कमेंट करके बताओगे, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, अब तक पता तो चल ही गया होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो अलवर जो सेंट हुआ करते थे, ये कौन से भगवान की भक्ति करते थे? ठीक है, अलवर्स किनको बोला जाता था, ये कौन से भगवान की भक्ति करते थे? अलवर। और दूसरे हुआ करते थे आपके नायार्स। ठीक है, नायानार्स, नयानर्स जो है ये बेसिकली कौन से भगवान को मानते थे? अलवर कौन से भगवान को मानते थे? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। और एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, तो अहोम जो हुआ करते थे ना, अहोम्स, ये अहोम्स कहाँ का, मतलब अहोम्स कहाँ के राजा थे? ठीक है, ये आप बताइए। बहुत यार, ये हिस्ट्री में ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी मतलब इसके बारे में बस इतना ही दे रखा है कि अहोम ने कहाँ से कहाँ पे एनेक्सेशन किया या कहाँ से बिलोंग करते थे, इतना ही दिया है। लेकिन अगर आप अहोम की पूरी स्टोरी पढ़ो ना यार, तो अहोम से ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं मिल ही नहीं सकता है। अहोम का जो वॉर्स इन्होंने किया है अहोम्स ने, तो काफ़ी अच्छा है ये। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। आई गेस आपने देख लिया होगा टोटल, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 14+5 तो मैंने ये पूछ ही लिए होंगे। सबका बताना है किसका आंसर आता है किसका नहीं आता है। ठीक है, एंड करते हैं सेशन को, अच्छे से पढ़ाई करिए और बस सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।